नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जीत गई और बहुत ही अच्छे तरीके से जीती, अच्छा मुकाबला करके जीती। उसके बाद कुछ दिन लग गए ये चुनने में कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम, लेकिन वो भी फैसला हो गया। सस्पेंस यहां नहीं, अब वो सरकार कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी ये सारी चीजें तो आगे। अभी के लिए एक नई सरकार आ गई है, एक नया मुख्यमंत्री मिल गया, एक नया डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिल गया, कैबिनेट भी संभवतः आ ही जाएगी। लेकिन क्या अब इस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं और क्या अब वो अगली अग्नि परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार पाती है? आप ये देखिए, 2024 तो अगले साल का टारगेट है, क्योंकि अभी अप्रेजल और इंक्रीमेंट सीजन चल रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि टारगेट सेट होता है ना कि अब अगले साल हमको ये अचीव करना है। लेकिन कांग्रेस के लिए या किसी भी दल के लिए ये टारगेट अगले साल का नहीं है। इसी साल में अभी कुछ महीने में फिर से एक इम्तिहान आ रहा है। तो उस इम्तिहान में क्या होगा और क्या कांग्रेस अपने आप को जोर शोर से और दमखम से लड़ते हुए देखेगी, ये एक बड़ा सवाल। तो आज मुकाबला में जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं, कांग्रेस का कर्नाटक में शोर क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में भी दिखेगा जोर? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। प्रोफेसर गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं। कार्तिकेय बत्रा पॉलिटिकल रिसर्चर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। जयंत घोषाल वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अजय उपाध्याय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और शहजाद पूनावाला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। इस शो में शुरुआत में सारे वक्ताओं को 1 मिनट का समय देते हैं अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए। तो बधाई के साथ प्रोफेसर उपाध्याय, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका समय शुरू होता है अब। पहली बात कि कर्नाटका में जिस तरह की चुनाव के जो नतीजे हों, नतीजे को कई मायने हैं। हमने जो मुद्दे रखे थे वो जनता के मुद्दे रखे थे, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा या अमीरी गरीबी का मुद्दा, और सबसे जो बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार का मुद्दा, जिस पर मोदी जी अपना एक वक्तव्य नहीं दिए। 40% कमीशन की सरकार जो थी, यही मुद्दा पूरे देश में है। छत्तीसगढ़ में भी रहेगा, राजस्थान में भी रहेगा और मध्य प्रदेश में भी रहेगा। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से गुड़वा धुरवा नुरवा बारी का कंसेप्ट है, जिस तरह से किसानों के बारे में हमने काम किया है, हमारा जो लीडरशिप वहां जनता के बीच जाकर काम कर रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरह जो वर्तमान सरकार है वो 50% की कमीशन ले रही है, उसके विरुद्ध एक आंदोलन वहां है। और राजस्थान में हमने देखा है किस तरह से ओपीएस सिस्टम के कारण, मजदूरों के भत्ता देने के कारण युवाओं के रोजगार की बात हुई है। हम मूल मुद्दों पर ही रहे हैं और यही मूल मुद्दा 2024 के चुनाव का भी रहेगा। कन्याकुमारी से शुरू हुआ जो ये भारत जोड़ो यात्रा का, उसका रिजल्ट हमें कर्नाटका में मिला है और वही रिजल्ट आने वाले वक्त में कश्मीर तक मिलेगा। हम कहीं से भी उन मुद्दों पर नहीं जाएंगे जो धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा हो, या मोदी जी जो है विकास के मुद्दों को छोड़ करके सिर्फ लोगों को हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान और शमशान में भटकाने का काम करते हैं। और शुरुआती वक्तव्य के लिए शहजाद पूनावाला। देखिए, अति उत्साह और अति अहंकार लापरवाही का पहला कदम और पड़ाव होता है, और इसीलिए जो कल तक विडंबना की बात है, कह रहे थे कर्नाटका लोकल चुनाव है, लोकल मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। अब लोकल से किस प्रकार से इसका नेशनल टेम्पलेट बन गया, ये भी देखने वाले देख रहे हैं। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि क्या कर्नाटका में राजस्थान 2.0 के लक्षण दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अगर मैं कहूँ, शेर और शायरी आपको पसंद है, विसाले यार की ख्वाहिश में अक्सर चरागे शाम बनने से पहले जला हूँ। अब मुख्यमंत्री बनने की थी तमन्ना, कर्नाटका का सचिन पायलट बना हूँ। अब ये कौन शेर और शायरी कर रहा है, ये सभी को दिख रहा है। क्योंकि देखिए, वादे कहीं पर भी पूरे नहीं होते। आईएनसी का मतलब बन चुका है आई नीड चेयर, और इसीलिए हिमाचल में वादा दिया था 1500 यूनिट का वादा पूरा, 1500 रुपए का महिलाओं को वादा पूरा नहीं किया। 300 यूनिट का दिया था, वो भी पूरा नहीं किया। राजस्थान में तो ऐसे वादों को तोड़ा है कि सचिन पायलट ही सड़कों पर बैठे हुए हैं और अभी तक किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। तो वादे पीछे हो गए, और किस प्रकार से पीपल्स शेयरिंग फॉर्मूला नहीं है, पावर शेयरिंग फॉर्मूला है। और उस पावर शेयरिंग फॉर्मूला में देखिए, खुद ही के लोग नाराज है, परमेश्वर जी से लेकर एमबी पाटिल हो या डीके सुरेश हो, जो भाई है डीके शिव कुमार के, कहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है। तो आखिरी में मैं केवल इतना कहूंगा कि देश को जोड़ने की और बाकी विपक्ष को जोड़ने की जो तमन्ना लेकर जा रहे हैं, पहले अपनी पार्टी के अलग अलग अंगों को जोड़ लें और फिर बात करें। ठीक है। कार्तिकेय बत्रा। देखिए संकेत, बहुत समय बाद कांग्रेस ने एक अच्छा कैंपेन लड़ा कर्नाटक में। लोकल लीडरशिप, लोकल इश्यूज, ऑर्गेनाइजेशनली बहुत स्ट्रांग, और मुद्दों पे बात की। सेंट्रल लीडरशिप ने एक ऑप्टिमल रोल निभाया, ओवर एक्सीड नहीं किया अपने रोल को, और लोकल फेसेस को लोकल इश्यूज पे
इलेक्शन लड़ने दिया और जो एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के खिलाफ उसको भुनाने दिया अच्छे से। तो जहां तक इस टेम्पलेट की बात है तो ये टेम्पलेट तो बहुत ही एक जनरल सी बात है, इसको अगर आप स्टेट बाय स्टेट यूज करें कि जहां पर आपके पास स्ट्रांग रीजनल लीडरशिप है और जहां बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसे एमपी, या जहां पर आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में और जहां पे आपको बीजेपी को टेक ऑन करना है तो वहां आपका सीएम फेस आपके फेस रहेंगे। तो यहां तक तो बात मुझे लगता है वाजिब है कि कर्नाटका के लेसन्स आप एमपी छत्तीसगढ़ में ले सकते हैं। राजस्थान एक बहुत ही अलग इशू है इस समय कांग्रेस के लिए, वहां सिचुएशन कुछ ज्यादा ही इरप्ट हो चुकी है, एटलीस्ट परसेप्शन वाइज। अंदर से क्या हो रहा है वो कांग्रेस के प्रवक्ता बेहतर बताएंगे, बट परसेप्शन की जो गेम है जहां पे गहलोत साहब गवर्नेंस को स्ट्रांग बता रहे हैं वहां पायलट साहब और मुद्दे उठा रहे हैं। अगर कांग्रेस इसे डिफ्यूज कर पाती है तो शायद कुछ डैमेज कंट्रोल हो सकता है, अदरवाइज राजस्थान बहुत ही अगली एक सिचुएशन में जा रहा है कांग्रेस के लिए। बट एमपी छत्तीसगढ़ मुझे लगता है अच्छे संकेत दे सकते हैं। और आप तेलंगाना को भूल रहे हैं क्योंकि तेलंगाना सटा हुआ है कर्नाटक से और तेलंगाना के तार कर्नाटक से ऐसे जुड़े हैं कि तेलंगाना के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के वो शिव कुमार जी से उनके एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप है। तो क्या उसका एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट तेलंगाना में दिख सकता है? वो बात आपकी सही है, लेकिन तेलंगाना में तो कांग्रेस का क्या हश्र हुआ है वो हम देख ही रहे हैं। वहां तो पूरी पार्टी एक तरीके से टूट करके मतलब बहुत ही एक छोटा सा यूनिट बन करके रह गया है कांग्रेस का। अब देखना ये होगा कि वो रिवाइव होता है। करेक्ट। प्रोफेसर भट्ट। संकेत जी देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीती है और हर 5 साल में क्योंकि ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है तो वहाँ ये था कि उनके पास 2 स्थानीय नेता ऐसे थे जो जमीन पे लंबे समय से काम कर रहे थे जिसका उन्हें फायदा भी हुआ। परंतु अगर इसी विषय को लेकर अगर आप बाकी राज्यों में जाने की बात कहें तो देखें कि हिमाचल प्रदेश में वहां उन्होंने जो महंगाई का मुद्दा उठा के सरकार में आए और आते ही डीजल और पेट्रोल 3 और 5 रुपए बढ़ा दिया। वहीं राजस्थान में जिस प्रकार का आंतरिक द्वंद्व चल रहा है वो हमें सबको दिख ही रहा है और किस प्रकार अपने ही उप मुख्यमंत्री को पहले उन्होंने खुद ही उन पे राजद्रोह का मुकदमा चला, मतलब उनके ऊपर जो है चार्ज लगा दिया। तो वहां पे और भी बहुत से मुद्दे। राजस्थान में तो आपने ओल्ड पेंशन स्कीम आपने कह दिया दे दी, क्योंकि वो आपने इसलिए कह दिया क्योंकि आपको पता है 2027 से पहले आपने किसी को पैसा नहीं देना है, क्योंकि 2027 में देखी जाएगी। तो ये जो एक एडहॉकिज्म है सिर्फ पावर में बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने का जो एक एडहॉकिज्म है, ये अपने आप में लंबे समय पर राज्य पे भी बहुत भारी पड़ेगा और सरकार के ऊपर भी बहुत। आपका ये कहना है कि ऐसा वादा ना कीजिए कि वो आप उससे सत्ता में तो आ जाएं लेकिन फिर उसको निभा ना पाएं और नुकसान और कर बैठे राज्य का। जयंत घोषाल। देखिए, हमारे देश में एक राज्य के आधार पर दूसरे राज्य का विश्लेषण शायद ना करना ही अच्छा है, क्योंकि एक एक स्टेट एक एक यूनिक फेनोमेनन होती है। अगर आप कर्नाटक में विजय प्राप्त हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ऐसे नहीं है कि एक कारण के लिए कांग्रेस जीत गए हैं, क्योंकि वहां जेडीएस का जो डिक्लाइन ऑफ वोट, बीजेपी का वोट शेयर क्यों इतना, जो मैंने तो सोचा था और कम हो जाएगा, और भाजपा का जो खिलाफ जो वहां का एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी के लोग हम जब बातें करते थे वो सोचे थे कि और रिजल्ट खराब होगा। तो मुझे लगता है कि इस समय राजस्थान, छत्तीसगढ़ प्रेडिक्ट करना, कर्नाटक जीत गए तो हम वहां जरूर जीतेंगे, ऐसे नहीं है। और जहां थर्ड फोर्स नहीं है, मान लीजिए जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, जैसे राजस्थान में, वहां बीजेपी अगर पावर में है तो मुसीबत है, अगर कांग्रेस पावर में है तो वो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी का भी फायदा होता है। तो इसीलिए जैसे राजस्थान में अभी वसुंधरा राजे का क्या रोल होगा, वहां कोई दूसरा पार्टी इमर्ज करेगा, सचिन पायलट या वसुंधरा, बहुत सारे इश्यूज हैं जो एज ए पत्रकार मैं उसके ऊपर नजर रखता हूं। तो इसीलिए प्रेडिक्ट, छत्तीसगढ़ हमने सोचा था कि कांग्रेस के लिए खराब होगा। अभी देखिए सिचुएशन कितना बदल गया। रैदर मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संभावना अच्छा है, राजस्थान में खराब है, मध्य प्रदेश में जो मामा जी के जो सरकार है, हम कहते हैं वहां जो पॉपुलिस्ट मेजर्स उसके आधार पर होगा या हिंदुत्व के आधार पर होगा। एक करके इन सारे राज्यों के बारे में बात करेंगे और आपका एक विश्लेषण यह है कि रब ऑफ इफेक्ट ना माना जाए। अगर एक चुनाव आप किसी राज्य में जीते हैं तो ये मत समझिए कि दूसरे राज्य में उसका कोई असर पड़ेगा, क्योंकि हर राज्य का डायनामिक अलग अलग होता है। ये आपका कहना है। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।
तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रोफेसर उपाध्याय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए कई चीजों का एक इम्तिहान आपने पास कर लिया। मैं तो कहूंगा कर्नाटक में 2 इम्तिहान अभी, एक तो डिस्टिंक्शन से पास कर गए, दूसरा जो है वो अभी प्रोविजनल आपकी डिग्री आ गई है, लेकिन आगे अब देखना है आपका रिजल्ट कैसा होगा। वो है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच की दोस्ती कितनी अच्छी चलेगी और कितनी मजबूत चलेगी, ठीक है। लेकिन इसके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि एक मोमेंटम बन गया, इसमें एक और बड़ी जरूरी चीज यह है कि अब कांग्रेस अपने आप को बाकी विपक्षी दलों के साथ कैसे पाती है। मंच पर, इसी मंच पर 2018 में हमने विपक्षी एकता देखी थी कर्नाटक में, यहीं पर इसी स्टेट में देखी थी, लेकिन उसके बाद सब छितर बितर हो गए। तो आपको लगता है कि यहां अभी भी बहुत सारे टेस्ट कांग्रेस के लिए पूरे करने अभी बाकी हैं? देखिए संकेत जी, कर्नाटका का जो इलेक्शन और जो रिजल्ट है उसके कई मायने हैं, और सच बात है, आप लोग विश्लेषण करेंगे, सभी लोगों का अपना अपना मत है, अपने अंदाज में करेंगे, लेकिन एक जो सबसे बड़ा मैसेज है वो मैसेज है जो मुखौटा इस देश में है सबसे बड़ा, कि उसके बिना ये कोई भी चुनाव हो ही नहीं सकता, वो अपराजय है, वो मैजिक है, वो सब ध्वस्त हो गया। मतलब हराया जा सकता। दूसरा हिंदू मुस्लिम का जो एक राजनीति, ध्रुवीकरण की जो राजनीति थी, वो भी कर्नाटका में एक टेस्ट था और उस टेस्ट में भी फेल हो गई है भाजपा। तो ये 2 ही एजेंडा है जो भाजपा देश में लेकर जाती है हमेशा, और राज्यों में जाती है। विकास का एजेंडा तो कहीं कुछ रहता ही नहीं है। लास्ट में तो आपने भी देखा कैसी कैसी चीजें आती है, कैसे नाटक, कैसे नौटंकी, कैसी कहानी। तो लोगों ने इस बात को अब समझ लिया है, कर्नाटका से मैसेज गया है। जहां तक बात आपने कहा इन दोनों की दोस्ती, ये अटूट दोस्ती है, निर्मूल शंकाएं हैं लोगों की। आप देखिएगा ये दोस्ती बहुत लंबी चलेगी। नहीं, वो दिक्कत ये है ना कि ये दोस्तियां ही तो नहीं चल रही हैं। नहीं, न राजस्थान में चल रही है, न मध्य प्रदेश में चली, और छत्तीसगढ़ में भी जितना कम बोला जाए उतना बेहतर। देखिए, राजनीतिक प्रक्रिया में पार्टियों के अंदर यदि थोड़ी बात रखने की स्वतंत्रता हो जाए तो इसको डिक्टेटरशिप। एक सेकंड, मध्य प्रदेश में आपके एक जो थे धड़, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो चल दिए बीजेपी। कहां गए, किसके यहां गए? बीजेपी ने प्लान किया था इसलिए गए बीजेपी में। वो बीजेपी बुलवा रही थी इसलिए वो बोल रहे थे। हाँ, वो अलग कुछ बना करके करते या कांग्रेस के अंदर रह के लड़ते तब मैं मानता। वो तो चले गए बीजेपी में, बीजेपी ने उनको प्लान किया इसलिए चले गए। प्रोफेसर उपाध्याय, आप ये बताइए, ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस में मजबूत नेतृत्व रहता है? देखिए, इसका कांग्रेस में कई नेताओं का ये तर्क है, देखिए हमारे पास कितने सारे नेता हैं, कोई एक चेहरा थोड़ी है, तमाम लोग हैं। लेकिन इसका दूसरा तरीका यह है कि आप उनकी महत्वाकांक्षाओं पर को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। देखिए, राजनीतिक प्रक्रिया में जो रहता है उसकी महत्वाकांक्षा तो थोड़ी रहती है। पहली बात, 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड जी, 10 सेकंड पीछे जाएंगे। जो अभी का जो दौर चल रहा है, जो 3 राज्यों के आप विश्लेषण कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात यदि हम लोग कर लें, छत्तीसगढ़ में भाजपा में इनके लोग नहीं है, वहां भी है रमन सिंह बनाम कई नेता हैं इनके, ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, कई लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। हमारे कांग्रेस में भी हो सकता है आंतरिक तौर पे कुछ बातें हों, लेकिन हम उसको मैनेज कर रहे हैं और सरकार अच्छे से चला रहे हैं। इतनी ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है सब जगह इनकी जो चलती है। तो सचिन पायलट जब लोकतांत्रिक तरीके से बात रखते हैं तो रंधावा जी उनको एंटी पार्टी की घोषित करते हैं, और वहां की सरकार ने तो उनके विधायकों पर सेडिशन का केस लगाकर एंटी नेशनल, गद्दार, निकम्मा और पता नहीं क्या क्या नकारा गद्दार, हाँ, ये सारी चीजें हैं। ये सब अपने ही नेता के लिए कहा है, और उन्होंने अपनी सरकार के लिए क्या है वो कहा है, वो अलग विषय है। अच्छा, दोस्ती के विषय में एक और शायरी याद आई। एक शायरी ये भी है कि वक्त जब हो वक्त पे तो यारी सब करते हैं मेरे दोस्त, मजा तो तब है जब वक्त बदले और यारी ना बदले। तो ये वक्त के साथ साथ यारी बदलती है कि नहीं बदलती है, ये डीके सुरेश पता है कौन है? लॉन एमपी है कांग्रेस का कर्नाटका से, भाई भी है डीके शिव कुमार के। जब उनसे कहा गया कि ये फॉर्मूला तय हो चुका है तो उन्होंने कहा वी आर नॉट हैप्पी, बहुत टाइम है, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। ये उनका एएनआई में कोटेड बयान है। तो बताइए कि ये कैसी दोस्ती है? अटूट दोस्ती के पहले ही संकट और लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो रहा हूँ। दुनिया में 2 ही ऐसे शरीर है जिसके अलग अलग अंग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान एक शरीर है जहां पर अलग अलग अंग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, इमरान वर्सेस ऑल, और यहां पर कांग्रेस और कर्नाटक और राजस्थान में एक शरीर है जो अलग अलग अंग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिकल अडल्ट्री, ये सबको कबूल है कहना, फिर तलाक सड़कों पर होता है।
और ये छत्तीसगढ़ में भी देखा है, ये हमने राजस्थान में भी देखा है, हिमाचल में भी इसके बीज बहुत बोते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां सत्ता में नहीं है वहां पर भी पटोले बनाम थोराट चल रहा है, वहां पर भी इसी प्रकार से चल रहा है। तो ये कांग्रेस की फितरत है कि पॉलिटिकल बाइगमी करना, पॉलिटिकल अडल्ट्री करना, मल्टीपल पार्टनर्स को मल्टीपली कबूल करना और फिर तलाक हो जाना सड़कों पर। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो स्थिर मैंडेट दिया जाता है जनता के द्वारा, उसको अस्थिर मैंडेट में तब्दील करना, ये आईएनसी का मतलब है। प्रोफेसर भट्ट और उसके बाद कार्तिकेय बत्रा, सवाल ये है कि अब, और ये एक महत्वपूर्ण बात शहजाद ने बोली, उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि इस नतीजे के बाद अब विपक्ष में अपनी और मजबूती से अपनी भूमिका के बारे में जिक्र करना अब ये कांग्रेस पार्टी करना शुरू करेगी? संकेत जी, ये अगर आप Opposition unity। बिल्कुल, मैं इसी पे आ रही हूँ। अगर आप देखें कर्नाटका का जो परिणाम आया है, अगर आप देखें तो जो एक तीसरा मोर्चा, थर्ड फ्रंट का जो कंसोलिडेशन नीतीश कुमार जी ने जो शुरू किया है, अगर आप देखें जेडीएस उसका भाग था, तो जेडीएस तो जो है वो तो बिल्कुल एक तरह से डिमोलिश हो गई इस इलेक्शन में। तो कांग्रेस ने तो कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट को ही एक तरह से अटैक किया है, उनको समाप्त किया है। अगर आप वहां मुस्लिम प्रत्याशी जो जेडीएस ने खड़े किए थे, 22 किए थे, 20 या 22, सारे हार गए, और कांग्रेस ने 15 किए थे, उसमें से 9 या 10 जीते हैं। तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो ये परिणाम आया है, तो जो नीतीश कुमार जी जो प्रयास करके थर्ड फ्रंट को एक तरह से कंसोलिडेट करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं डेंट लगा है कर्नाटक में कांग्रेस की। प्रोफेसर भट्ट, इस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं जो कि श्रिंक कर गए, छोटे हो गए। जैसे 2020 में आप जेडीयू बिहार की अगर बात कर लें तो वहां पर जेडीयू कितनी छोटी हो, बौनी हो गई। किन परिस्थितियों में हुई वो मसला अलग। नहीं, वो परिस्थितियां तो वो तो खुद ही अलग होना चाह रहे थे ना, वो तो खुद ही अलग होना चाह रहे थे। तो ये ऐसे भी तमाम दल आपके ऊपर मतलब तो, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं जो विपक्ष कि आप हमको एकदम ही बौना बना देते हैं। जो ये अभी पूरा एक, अगर आप देखें तो विपक्षी दलों का जो एक समीकरण चल रहा है कि अभी हम सब इकट्ठा होकर जो है मतलब, और सवाल क्या आ रहा है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, वो जो लक्ष्य जो है उनका वो ये है, इसको लेकर वो चल रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास कौन सा एक, सभी दलों का कोई ना कोई एक, आपको एक कंसोलिडेट व्यक्ति खड़ा करना पड़ेगा। और ऐसा कौन सा व्यक्ति, ये आप 24 के संदर्भ में कह रही हैं? जी हाँ। देखिए 24 अभी अगले साल है, मैं इसी साल के जो चुनाव हो रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि जयंत घोषाल का ये कहना है कि आप एक चुनाव के नतीजे से दूसरे में आप खुश जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो परिस्थितियां अलग। राज्यों में भी इसी तरह की परिस्थिति देखने को मिलेगी। अभी वापस आऊंगा, एक सेकंड। कार्तिकेय बत्रा, आपका असेसमेंट। 2-3 बातें बोली गई, मैं जरा उन पे बोलना चाहूंगा। हाँ जी। आपने कहा कांग्रेस क्यों नहीं मैनेज कर पा रही टैलेंट को। देखिए, जब भी कोई पार्टी, जो नेशनल पार्टीज हैं, आप जब सेंटर में नहीं होते, आपके पास अकोमोडेट करने के आयाम कम हो जाते हैं अपने टैलेंटेड लीडर्स को। ये प्रॉब्लम बीजेपी में भी थी जब वो सेंटर में पावर में नहीं थी। येदियुरप्पा जी चले गए थे, उमा भारती जी चली गई थी, कल्याण सिंह जी चले गए थे, और आज कांग्रेस जब उस स्थिति में है तो सेम प्रॉब्लम है। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है। इसको आप पॉलिटिक्स से ज्यादा एक ऑर्गेनाइजेशनल, अगर आप पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आप बेहतर समझ पाएंगे कि जब पावर के एवेन्यूज कम हैं और लोग ज्यादा हैं, तो उसमें एक स्किल लगता है। उसमें आप कितना सक्सीड करते हैं, ये एक अलग बात है। दूसरी बात, आपने बोला कि मैम ने बोला कि कर्नाटक एंटी इनकम्बेंसी पे चलता है 5। मैं इस आर्ग्यूमेंट को बार बार बोल चुका हूं कि ये आर्ग्यूमेंट अब होल्ड नहीं करती। वोटर्स अब बाय डिफॉल्ट एंटी इनकम्बेंसी 5 साल वोट नहीं करते। अगर ऐसा होता तो आज उत्तराखंड में, केरल में और गोवा में कांग्रेस की सरकार होती। तो अगर आपको एंटी इनकम्बेंसी को कैश करना है आज की डेट में स्मार्ट वोटर के सामने, तो आपको एक क्रेडिबल कैंपेन, क्रेडिबल एक लीडरशिप देनी पड़ेगी। उसी के आधार पे आप ऑपोजिशन बन के सत्ता में आएंगे। बाय डिफॉल्ट का एंगल खत्म हो चुका है। सेकंड, एक बात हम भूल जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनली कांग्रेस को इससे रिसोर्सेज का फायदा होगा, ये बात हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन है तो फैक्ट। और एक मोमेंटम बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ऑपोजिशन यूनिटी की बात का जो क्रक्स होगा, वो ये तो एक टेस्ट था, लेकिन जो 3 इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद बहुत कुछ फ्रक्टिफाई करेगा। जी, मैं आता हूं एक वाक्य, केवल एक वाक्य। मैं कार्तिक से अमूमन सारी चीजों पे एग्री करता हूं, पर ये कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल इशू नहीं, ये उनकी इंस्टीट्यूशनल इशू है। क्यों? क्योंकि राजस्थान, जहां पे असम में बिस्वा शर्मा निकले, वहां पर चाहे आप हरियाणा की बात करें, जब तंवर बनाम हुड्डा होता था, सारी जगह कांग्रेस सत्ता में थी और तब भी ये इश्यूज हुए। तो ऐसा नहीं है कि कार्तिक जी, सेंटर की बात नहीं है, बात यह है कि उनके पास पावर सेंटर था स्टेट में, तब भी ये डिसेंशन हुए। पहली बात। दूसरी बात, आपने अगर ममता दीदी के बयान को केयरफुली एनालाइज किया है
उन्होंने स्वागत और समर्थन करते करते ये भी कह दिया एक नो गो जोन, कि कांग्रेस जहां ताकतवर है वहां लड़े पर बंगाल ना आए। और अगर ये टेम्पलेट इस्तेमाल करना है तो क्या कांग्रेस अब तेलंगाना छोड़ने वाली है बीआरएस के लिए? क्या कांग्रेस बंगाल छोड़ने वाली है टीएमसी के लिए? क्या कांग्रेस अन्य राज्यों में जहां पर 0-0-0 की स्थिति में, और ऐसे कई राज्य हैं, यूपी, वहां पे नागालैंड, ये सब जगह जीरो है। ये बहुत लंबी फहरिस्त है जीरो की। तो जीरो की आप 20-20 25-25 साल से नहीं है सत्ता में, लंबी फहरिस्त है, टाइम लग जाएगा इसमें। तो ये सारी जगह पर कांग्रेस तैयार है छोड़ने के लिए, क्योंकि अधीर रंजन जी का तुरंत काउंटर आया कि हम तो सब जगह लड़ेंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी समझ गई है कैप पहनना है। कैप मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स करना है, और इस कैप को उन्होंने कर्नाटका में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। तो जेडीएस जीरो हो गई और इनको सारा कुछ मिल गया कैप पॉलिटिक्स से। अब ये कैप पॉलिटिक्स लेकर यूपी में जाएंगे तो अखिलेश जी बोल रहे नो गो जोन। ये कैप पॉलिटिक्स लेकर ममता दीदी के पास जा रहे हैं, ममता दीदी बोल रही है बाहर करो, मेरे स्टेट में मत आना। ये कैप केवल एक ही कैप इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये कैप लेकर जाएंगे तो इनको रिजेक्ट कर दिया है, नो गो जोन बनाया। इससे पहले कि एक क्लैरिफिकेशन देना है। कैप मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स, इसका कोई और अर्थ ना निकाला। मैं एक एब्रीविएशन दे देता हूँ, शहजाद बहुत अच्छे एब्रीविएशंस देते हैं। कि मेरा मतलब था कि आप जब सेंटर में होते हैं प्लस जब स्टेट में होते हैं तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव रहता है कि एक स्टेट के लीडर को आप स्टेट पे रखें और एक को आप सेंटर में कहीं अकोमोडेट कर लें। इसको आप मान लीजिए RRR फॉर्मूला, दिल्ली में राज्यसभा की सीटें और राजभवन में सीटें। वाह, तो मैं कह रहा हूं अकोमोडेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं व्हेन यू आर बोथ इन सेंटर एंड एट द स्टेट। जो शहजाद ने एग्जांपल्स दिए, हरियाणा में, असम में, दोनों समय जब ये बगावत हुई कांग्रेस सेंटर से निकल चुकी थी। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे प्रोफेसर उपाध्याय के पास। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, जो शहजाद ने अभी बोला, आरोप लगाए, उस पर आप जवाब देना चाह रहे हैं, और जयंतुदा आपका भी विश्लेषण समझेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयंतु घोषाल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए जहां तक परिवर्तन करने की बात है, अपने संगठन में फेरबदल करने की बात है, तो आपको लगता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण है जहां मंत्री ही, मतलब इस अप्रेजल सीजन में, मतलब एक को इतनी जबरदस्त प्रमोशन मिली, दूसरा इतनी बुरी तरीके से डिमोट हुआ। वहीं पर अगर आप कांग्रेस में देखें तो ये इतना आसान नहीं होता। वो एचआर की बातें कई राउंड में चलती रहती हैं। देखिए, ये लीडरशिप कौन सा तरीका ज्यादा सही है? देखिए, जैसे ये इंटरनल मैकेनिज्म बोल रहे हैं, लेकिन एक लीडरशिप का भी क्वालिटी होती है। जैसे एक लॉ मिनिस्टर चेंज हो गया है कि, लेकिन लॉ मिनिस्टर इमीडिएटली डिसिडेंट होके कोई स्टेटमेंट तो नहीं कर रहे, शायद यही हमारे लिए सबसे अच्छा जॉब अभी मुझे मिला है। तो ये जो एक कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, जैसे वसुंधरा जी, अगर वो डिसिडेंट पॉलिटिक्स से सफलता मिलना भाजपा में कोई बार्गेन करके उल्टा पड़ जाता है आजकल। कैबिनेट रिसफल, रविशंकर जी, प्रकाश जावड़ेकर, मतलब कोई आपने देखा है कि कोई डिसिडेंट स्टेटमेंट? तो मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर कभी बदलता है, कभी नहीं बदलता है। येदियुरप्पा जी जैसे लिंगायत वोट और ये लीडरशिप, जो भी नतीजा आया है वो अलग चीज है, वो तो आम जनता का राय है। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। उसमें ये लेकिन ये अपने आप को भी आपको समझना, देखिए आज की रेट में भारतीय जनता पार्टी ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग अपना सकती है। कल को कांग्रेस करने लगेगी तो कामयाब नहीं होगा। हर पार्टी का अपना अपना स्टाइल होता है। नहीं, लेकिन उसमें फायदा किसका हो रहा है? कांग्रेस तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है ना। मेरा ये कहना है कि अगर अशोक गहलोत को आप पार्टी प्रेसिडेंट बनने के लिए बोलेंगे तो पार्टी लीडरशिप शुड बी लाइक दैट कि यू हैव टू एक्सेप्ट द डिक्टम ऑफ द हाई कमांड। तो आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आप ऑटोनॉमी दे दीजिए, जो मर्जी करे। आप दिल्ली में क्यों मीटिंग कर रहे हैं? तो इधर आप दिल्ली कंट्रोल पार्टी चलाए, या तो पूरी तरीके से कंट्रोल करो, या अच्छा ठीक है। प्रोफेसर उपाध्याय, आपने सुना जयंतुदा का कहना है, या तो पूरा कंट्रोल कीजिए या पूरी स्वायत्ता दे दीजिए, ये नहीं कि आधा आधा।
संकेत जी, दादा वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके अपनी विचारधारा है, अपनी एक सोच है, इनका अपना विश्लेषण है। लेकिन सच है कि इस देश में पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी यदि नहीं होगी तो डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत नहीं होगी। और पार्टियों के अंदर कम से कम हमने चुनाव करा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया, डेमोक्रेटिक स्पेस क्रिएट करने का प्रयास किया। उसी तरह से चीफ मिनिस्टर में भी कई बार कंसेंसस डेवलप करने के लिए डायलॉग किया, डिबेट किया, आपस में चर्चाएं हुई, 3-4 दिन जो चला और पारदर्शी तरीके से रहा। ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, ऐसे पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं जहां कम से कम ये कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू चलती है। ऐसा नहीं है कि अचानक बुलाया, अचानक किसी को बैठा दिया, एक आदमी रोते हुए रात में निकल गया। देखा है हम सब ने, वही येदियुरप्पा जी का, वही विजय रूपानी का क्या हाल हुआ। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है विरोध नहीं होता है, जो दादा ने कहा, विरोध भी हुआ उत्तर प्रदेश में। जब किसी को लाने की बात थी तो मोदी जी का चेहरा ही, फोटो ही तस्वीर से हट गई, आप ही लोगों ने दिखाया, मतलब मीडिया ने दिखाया। जहां तक बात पार्टी के संगठन की बात है, हर पार्टी के संगठन की अपनी अपनी प्रक्रिया है। अब हम अचानक एक्सटेंशन नहीं दे देते हैं 2 साल का, जब जरूरत पड़े तो जीते तो मोदी जी का चेहरा और हारे तो जेपी नड्डा साहब का चेहरा हम नहीं लगाते हैं। एक सवाल पूछूं, हम लगाते हैं कांग्रेस का। उदयपुर डिक्लेरेशन में प्रोफेसर उपाध्याय, उदयपुर डिक्लेरेशन में ये कहा 1 मैन 1 पोस्ट। ठीक है, ठीक है। ये जो डिक्लेरेशन है ये खुद खड़गे जी पर लागू नहीं है, ये अधीर रंजन चौधरी पर लागू नहीं है, और अब डीके शिव कुमार पर भी लागू नहीं। तो समय अनुसार आप अपने सुनिए, 2 चीजें हैं, आपने शायद नहीं देखा उस डिक्लेरेशन में क्या मैसेज है। मैसेज ये है कि पार्टी के संगठन के अंदर एक व्यक्ति 2 पद पे नहीं रहेगा। अब एमएलए एमपी होना, मंत्री होना, इसको आप 2 पद अलग अलग मान रहे हैं तो ये आपकी समझ की बात है। हमने पार्टी के अंदर यह है कि एक व्यक्ति 2 पद पर पार्टी के अंदर नहीं रहे। अरे तो फिर अशोक गहलोत पे आपने नियम क्यों लगा दिया? हाँ, नहीं, वो बन जाते, वो मुख्यमंत्री भी रहते और कांग्रेस प्रेसिडेंट हो जाते, तो एक ही पद होता ना। उनकी चीजें कोई और बात थी, आपने भी देखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे वो बनना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं है कि उनको बनाने का प्रयास नहीं हुआ था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं नहीं चाहते थे, ये बात नहीं, लेकिन उस पर उन्होंने सहमति, आगे बढ़ते हैं, लेकिन 1 पार्टी 1 10 सेकंड और दे दीजिए। ठीक है, उसका आंसर हो गया। 1 पोस्ट 1 पर्सन 1 पोस्ट वाली बात फिर यहाँ पर लागू यही है। नहीं, यही है। एक कहते कहते अपने लिए ही एक, जैसे कहते ना कि दूसरों के लिए खोदने गए थे कब्र, खुद ही गिर गए। उन्होंने कहा कि हमने बड़ा प्रयास किया अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। तो ये कौन सा चुनाव करवा रहे थे भाई? अगर अशोक गहलोत को बनाने का, और ये ऑन रिकॉर्ड अभी 10 सेकंड पहले बोला है, आप रिप्ले कर सकते हो बयान, मतलब कि पूरी प्रक्रिया फर्जी थी, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने कंफर्म कर दिया। वरना कौन बनेगा अध्यक्ष ये कैसे इनको पता था जी? नहीं, एक सेकंड, मैं डिबेट, एक संकेत जी देखिए, संकेत मेरा संकेत जी, ये कांग्रेसियों के साथ अक्सर होता है, जब पकड़े जाते हैं वो मेरी बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आपको राइट टू रिप्लाई दूंगा। संकेत जी, मैं कह रहा हूं कि डिबेट को 10 सेकंड के लिए रोक के पूरी क्लिपिंग जो है 1 मिनट पहले वाली दे दो इनको और सुनने दो। और क्या बोला है संकेत जी, आपके भी चेहरे पर लंबी मुस्कान, जैसे हमारे एक्सप्रेस वे बड़े बड़े बन रहे ना, वैसी उतनी लंबी मुस्कान आपको चेहरे पर देखी जब इन्होंने कंसीड किया कि अशोक गहलोत को बनाने का प्लान था। मतलब कि कोई भी तरीके से ये चुनावी प्रक्रिया नहीं थी, ये ताजपोशी की प्रक्रिया थी, जो कांग्रेस का डिफॉल्ट कल्चर है, ताजपोशी, और वो नहीं मिला तो फिर कोई और सही। दूसरी बात, अगर ये इतनी ही लोकतंत्र के गीत गा रहे हैं तो लोकतंत्र का नाच तो अजमेर में घूसे और लात से चल ही रहा है, परंतु इनको एंटी पार्टी क्यों कहा है? इसको कह दे, एक बार ऑफिशियल प्रवक्ता है कह दे कि नहीं, पार्टी ने इनको एंटी पार्टी नहीं कहा है, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक तरीका है करने का। और तीसरी, अरे भाई क्यों उतना उत्साहित हो रहे हो, सुन तो लीजिए पूरी बात। और तीसरी बात देखिए ये है कि केवल आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने फॉर्मूला निकाला, इन्होंने पावर शेयरिंग की बात की, अब क्या कह रहे हैं इतनी चालाकी से कि एक पार्टी में 2 पोस्ट नहीं हो सकते। एक पार्टी में 2 पोस्ट हो सकते, कोई जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट तो बन नहीं सकता। जब आप 1 मैन 1 पोस्ट कहते तो जाहिर सी बात है कि 1 पोस्ट इन पार्टी एंड 1 पोस्ट इन गवर्नमेंट। अब खड़गे जी लीडर भी है एक हाउस के, नहीं, वो और जानते हैं। वहां पे यहाँ पर भी है तो अधीर रंजन खड़गे चौधरी जी, की भी बात अधीर रंजन भी है और डीके शिव कुमार भी है। तो ये कौन सा ये कोई भी वादा पूरा नहीं करते, ना हिमाचल की जनता को दिया गया वादा, ना पार्टी के वादा अनुसार। आपका राइट टू रिप्लाई। पहली बात की हमारे साथी चूंकि ज्यादा ध्यान देते हैं इसलिए ध्यान नहीं रहती इन्हें। हमने कहा उम्मीदवार वो बनना चाहते थे, उम्मीदवार वो नहीं बने। ऐसा नहीं है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चुनाव से हुआ। दूसरी बात, अरे छोड़िए ना, कब चुनाव कभी हुआ हो, कभी वोट दिया हो अपने अध्यक्ष के लिए, तो अभी तो 3-4-5 साल से पार्टी में है, पता नहीं हमारे भाजपा में कभी चुनाव जब से है तब से कभी दिया, एक नहीं, 2 नहीं, 10 कभी दिया, वोट दिया,
वोट दिया हो तो बताइए पब्लिक को कि आप जब से आए भाई हैं मैं तब से तो जब भाजपा आया में- हूं तब तो वोटिंग करूंगा ना। अच्छा वोटिंग उससे पहले जब हुए वोटिंग ही हुए हैं। अभी हुआ है आपको 2 क्या साल पता? पहले 2 साल पहले देखिए उसके विषय अभी में 2 अगर मैं साल बता के लिए दूं, कर दिया अगर ये जेपी पूछे नड्डा तो मैं ने। बता मुझको दूं। यहाँ पर एक बीच बात में आना और पड़ेगा। दूसरी बात इस वाले 10 विषय सेकंड में 10 बता सेकंड देता हूं। इंटरनल और पार्टी दूसरी डेमोक्रेसी बात में आ दूसरी जाएंगे, मेरे बात पास वक्त नहीं, बहुत नहीं, कम नहीं, है। नहीं, दोनों की नड्डा तुलना ही साहब नहीं का की जा चेहरा सकती। क्यों आप दिखाते हैं भाई? हारते हैं तो नड्डा साहब बेचारे आ जाते हैं, हारती भाजपा है, जीतते मोदी जी हैं। तो ये अरे जीत भाई किस- मोदी जी कर्नाटका में जीते जीत और किसकी मोदी हुई? जी आ गए। राहुल जी की जीत थी कि? पूरे कांग्रेस की जीत अच्छा, हुई पूरी है, कांग्रेस कर्नाटका की की जीत जनता की और जीत उत्तर हुई प्रदेश है। में हार जो हुई वो किसकी थी? कांग्रेस की हार हुई है। प्रियंका हम- वाड्रा जी कांग्रेस की हार हुई है। accountability हम लेगी। कांग्रेस की हार होती है चलिए और चलिए कांग्रेस की बीच जीत में होती मुझे है। आना पड़ेगा। आप सब मोदी जी लोगों का की बहुत जीत बहुत और- धन्यवाद। और अब भाजपा देखना की ये हार होगा नहीं। कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या इसी तरीके का जोर दिखेगा जैसा शोर कर्नाटक में दिखा। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। कर्नाटका का जो परिणाम आया है, अगर आप देखें तो जो एक तीसरा मोर्चा, थर्ड फ्रंट का जो कंसोलिडेशन नीतीश कुमार जी ने जो शुरू किया है, अगर आप देखें जेडीएस उसका भाग था, तो जेडीएस तो जो है वो तो बिल्कुल एक तरह से डिमोलिश हो गई इस इलेक्शन में। तो कांग्रेस ने तो कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट को ही एक तरह से अटैक किया है, उनको समाप्त किया है।